आज आप लोग हिंदी में क्षितिज की बुक से गद्य भाग का पाठ 2 ल्हासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं, उस बारे में पढ़ेंगे। यानी ल्हासा की ओर पाठ को समझेंगे। उससे पहले एक बार राहुल सांकृत्यायन का सामान्य परिचय हो जाए। इसमें मैंने पूरा उनकी डिटेल लिख दी है। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ था और उत्तर प्रदेश में। इनका मूल नाम केदार पांडे था और इनका उपनाम महापंडित ऐसा कहा जाता है। उनको महापंडित कहने के पीछे यह है कि उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ये पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, तिब्बती भाषा, चीनी, जापानी, रूसी, संस्कृत। बच्चों, आप लोग इन भाषाओं को तो समझ गए होंगे कि ये विदेशों की भाषा है। यहाँ संस्कृत तो हमारी अपनी भाषा है, लेकिन ये जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा है, यह प्राचीन भाषा है। प्राचीन साहित्यकारों की लेखन भाषा है यह अपभ्रंश, प्राकृत और पाली। बौद्ध धर्मों के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। साहित्य बहुत कम लिखा गया है पाली भाषा में। साहित्य प्राकृत भाषा में और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो जब वो इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे, तो स्वतः ही यह माना जा सकता है कि अब उनकी रचनाओं में इन भाषाओं के शब्द आ गए होंगे। जो जितनी भाषाओं का जानकार होता है, वह उतनी भाषाओं का प्रयोग करना जानता है। अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने इन सब यानी तिब्बती भाषा का बहुत प्रयोग किया है, इन शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। अब जो उनका साहित्य लिखा हुआ है, उन्होंने गद्य साहित्य लिख रखा है। गद्य साहित्य की उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं? अभी मैंने कहा था कि उनके साहित्य में इन भाषाओं से संबंधित शब्द आ सकते हैं। विशुद्ध हिंदी भाषा में तो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इन भाषाओं से संबंधित शब्द भी आए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि उनकी भाषाओं में विशुद्ध हिंदी के साथ साथ अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। जो कहानी लिखने की या उनका साहित्य लिखने की शैली है, वह रोचक, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक है। उन्होंने किन किन विधाओं में लेखन कार्य किया है? अभी मैंने स्पष्ट किया था कि वो गद्य विधा में लिखते हैं, यानी काव्य में नहीं लिखते हैं, गद्य विधा में लिखते हैं। और गद्य के अंतर्गत वे कहानी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और जीवनी तथा आलोचना। अब यात्रा वृत्तांत, जो यह इनका ल्हासा की ओर पाठ है, यह यात्रा वृत्तांत विधा पर आधारित है। यात्रा वृत्तांत विधा पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने यात्रा करने के बाद अपने अनुभवों को इस पाठ में सबको बताया है। अब उन्होंने जब पहली बार यह यात्रा की थी, तो तब उन्होंने तिब्बत की भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया था। एक बार ल्हासा की ओर पाठ को समझाने से पहले, यानी इस यात्रा वृत्तांत को समझाने से पहले, पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और आप लोगों को लिखने भी हैं, क्योंकि पाठ के अभ्यास कार्य करने से पहले आप लोग पाठ के शब्दार्थ लिखते हैं और इस पूरे साहित्यकार के परिचय को समझ जाते हैं। शब्दार्थ हैं इस प्रकार: पलटन माने सेना। पलटन माने सेना, किसी भी सेना को कहा जा सकता है, क्योंकि पाठ में चीनी सैनिकों की बात आई है, तो यह चीनी सैनिकों की सेना है। थुक्पा माने एक खाद्य पदार्थ, क्योंकि तिब्बत की यात्रा की है तो थुक्पा शब्द वहीं बोला जाता है। परित्यक्त मैंने त्यागा हुआ, भरिया मैंने भार उठाने वाला, भद्र मैंने सज्जन, गंडा मैंने अभिमंत्रित धागा, डांडा मैंने ऊंची भूमि, भीटे मैंने टीले के आकार का स्थान, निर्जन मैंने सुनसान। पहली बार सन 1929-30 में राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत जाने के लिए नेपाल के मार्ग को अपनाया था, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की मनाही थी। यानी कोई भी वहाँ तिब्बत में यात्रा करने के लिए किसी काम से नहीं जा सकता था। अब क्योंकि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत में ल्हासा की यात्रा करनी थी, इसलिए उन्होंने वही नेपाल का रास्ता अपनाया। वह अपने कुछ साथियों के साथ तिब्बत के लिए चल पड़े। लेकिन मैंने पहले कह दिया था कि कानूनी रूप से अवैध माना जाता था भारतीयों का तिब्बत जाना, इसलिए वो वहाँ छद्मवेश में गए। तो छद्मवेश कौन सा था? भिखारी का वेश। भिखारी के वेश में जब वह पहुँचे, तो कलिंगपोंग एक स्थान है, फरी कलिंगपोंग करके, उस रास्ते से
वह तिब्बत की ओर गए। उस एरिया में यानी उस क्षेत्र में पहले यानी जिस समय वह यात्रा कर रहे थे उससे कई वर्ष पहले चीनी पलटन रहती थी, यानी चीनी सेना रहती थी। तो इसलिए वहाँ मकान भी थे, बड़े बड़े मकान थे। वह अब कुछ खंडहर रह गए थे, कुछ पुराने हो गए थे। लेकिन जो पुराने मकान थे वहाँ तिब्बत के किसान अपना घर बना करके रहने लग गए थे। यानी वो अपनी उस एरिया की खेती पाती भी करते और पशुपालन का कार्य भी करते। क्योंकि तिब्बत पर चीनियों का आधिपत्य रहा है, इसीलिए चीन ने अपनी सेना वहाँ पहले से भेजी होगी। तो अब वह स्थान पुराना हो चुका था, चीनी पलटन वहाँ से चली गई थी, इसलिए तिब्बत के स्थानीय लोग वहाँ रहने लग गए थे। लेखक भी अपने साथियों के साथ रात बिताने के लिए उसी स्थान पर रहे। वहाँ से उनके एक विशेष प्रकार के साथी भी मिल गए जो उस क्षेत्र विशेष के बारे में जानते थे। वहाँ का यानी उस स्थान का जो सामाजिक परिवेश था, लेखक ने देखा कि वहाँ महिलाएं घूंघट नहीं करती हैं, कोई भी किसी के घर में कभी आ जा सकता था। सिर्फ निचले दर्जे के जो भिखमंगे होते हैं उनको घर के अंदर चोरी के भय से घुसने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए, वहाँ के परिवेश को समझा और वह आगे को चले गए। वहाँ उन्होंने एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ यानी पेय पदार्थ, उसको खाद्य नहीं पेय पदार्थ कहेंगे, वो लोग चाय कहते थे उसे। वो चाय कैसी होती थी, उसमें सोडा और नमक मिलाया जाता था, दूध भी मिलाया जाता था और साथ में मक्खन भी मिलाया जाता था। यानी सोडा, नमक, मक्खन और दूध। आप ये वाली सामग्री किसी परिजन को, किसी परिवार को ला करके दे सकते हैं, वह आपके लिए इस चाय को पका देंगे और फिर एक टोटीदार बर्तन में वह आपके लिए आपको दे सकते हैं। तो इससे एक छोटी सी बात का हमको यह पता चलता है कि वो जो कलिम्पोंग वाला स्थान था वहाँ पर रहने वाले तिब्बती बड़े सरल स्वभाव के थे। महिलाओं के लिए भी ऐसी कोई विशेष बंदिश वाली बात नहीं थी। तो सामाजिक स्तर वहाँ का ठीक ठाक था, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर वह ल्हासा की ओर उनको जाना था। ल्हासा की ओर जाने के लिए लेखक और उसके साथियों ने बड़े बड़े डांडे अर्थात ऊंचे पहाड़ों को पार किया। लेकिन वहाँ एक समस्या यह थी कि वहाँ की सरकार द्वारा उन कठिन रास्तों पर कोई पुलिस चौकी इत्यादि की व्यवस्था नहीं की थी, कोई भी खुफिया विभाग नहीं था। वहाँ के लोग जो हैं अपनी सुरक्षा अपने आप करते थे। कोई भी अपने पास पिस्तौल रख लेता था, चोरी छुपे बड़े बड़े हथियार रख लेता था। वो हथियार इसलिए रखता था क्योंकि सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी, आत्मरक्षा के लिए वह ऐसे हथियार रखते थे। और इसी कारण कई बार कई दुर्घटनाएं भी हो जाती थी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि कोई किसी का मर्डर कर दे और उसके ऊपर केस चले। आत्मरक्षा के लिए करना था जो करना था। अब क्योंकि लेखक छद्म वेश में थे, भिखारी के वेश में थे, क्योंकि अगर भिखारी के वेश में नहीं जाते तो ल्हासा की यात्रा कैसे कर पाते। मैंने पहले आपको बताया कि भारत वालों को तिब्बत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। अब वह जब कहीं पर कुछ ऐसे लेखक को दिखता शक्तिशाली पावरफुल लोग हैं तो उनके सामने में लेखक और लेखक के जो अन्य मित्र थे या जो विशेष मित्र था वो कह देता कुची कुची अर्थात दया करो। इन कठिन रास्तों में जब लेखक घोड़े पर चढ़ करके अपने साथियों के साथ जा रहा था तो एक स्थान पर वह अपने साथियों से पिछड़ गया। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः लेखक ने अपनी इस तिब्बत का स्थान जो ल्हासा है वहाँ की यात्रा पूरी की। वहाँ के कठिन दर्रों की, पहाड़ों की यानी भौगोलिक स्थितियों का पूरा वर्णन इस कहानी में यानी इस यात्रा वृत्तांत में किया।